हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करें। देखिए बच्चों, आज हमारा हिंदी व्याकरण का जो प्रकरण है शब्द विचार, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विचार के बारे में समझा, तो इस समय रिवीजन चल रहा है, तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस प्रकरण को समझने का प्रयास कीजिए। शब्द विचार क्या होता है? जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास बहुत सारे शब्दों के भंडार होते हैं और उसी के अनुसार हम वाक्य बनाते हैं और वाक्यों से मिलकर हमारी भाषा तैयार होती है। ठीक है, तो ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वह वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मुख से हम बोलते हैं, इसलिए मुख से हमारी ध्वनियाँ निकलती हैं, तो ये मौखिक इकाई हो गई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। वर्ण और अक्षर, इन दोनों को ही हम लिखते हैं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे अगर अलग अलग हम बनाएं क म ल कमल, तो क वर्ण है और कई वर्णों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा, जैसे कमल। इस प्रकार कोई भी शब्द अगर क्रम से नहीं लिखा है तो हम उसको शब्द नहीं कह सकते। जैसे हर वर्ण समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे कमल है, तो बोर्ड पर देखिए, अगर हम यहाँ पर लिख दें म ल क, तो यह निरर्थक हो गया। इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि शब्द जो है वो सार्थक होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो अगर हम इसको लिखते हैं म ल क, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यह निरर्थक शब्द है, तो ये शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसको जब हम क्रम से लिखेंगे, जैसे क म ल कमल, तो ये हमारा शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। कमल का फूल होता है, आप सभी को पता है। तो इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रश्न बनता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। जो भी शब्द होते हैं उनसे अर्थ जो निकलते हैं उनको हम जानते हैं। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से, शब्दों का जो समूह होता है उससे वाक्य बनते हैं। और अगर वाक्यों का मेल कर दिया जाए, वाक्यों का समूह बना दिया जाए, तो उससे हमारी भाषा बन जाती है, जैसा आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, शब्द की परिभाषा के अनुसार शब्द का सार्थक होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर म ल क दिया, तो ये जो वर्ण है आगे पीछे उल्टे क्रम में लिखे हैं, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जब इसको हम क्रम से लिखेंगे क म ल, तो ये हमारा सार्थक अर्थ दे रहा है, क्योंकि कमल जो है ये फूल होता है, तो इस प्रकार यह शब्द है। तो अब हम जानेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता। मतलब जैसे कमल लिखा हुआ है तो यह स्वतंत्र है, यह एक शब्द है। अगर इस कमल को हम वाक्य में प्रयोग कर दें तब यह स्वतंत्र नहीं कहलाएगा, तब यह व्याकरण के नियमों से बंध जाएगा। और जब व्याकरण के नियमों से ये शब्द
बंध जाता है तो उसे ही पद कहते हैं। जैसे देखिए, कमल खिल रहा है, ये एक वाक्य है। तो ये कमल जो है शब्द है, इसको हम वाक्य में जब जोड़ देते हैं, वाक्य में मिल गया तो ये शब्द नहीं कहलाएगा, ये वाक्य कहलाएगा। और शब्द जब वाक्य में मिल गया तो इसे ही हम पद कहते हैं, क्योंकि यह व्याकरण के नियमों में बन गया। कमल खिल रहा है, ठीक है। तो शब्द और पद में यही अंतर होता है। लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है। कमल खिल रहा है, एक बार फिर से देखिए, शब्द है कमल, तो यह स्वतंत्र है। जब यह स्वतंत्र है तो यही शब्द है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और जब शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वही पद कहलाता है, क्योंकि वाक्य में जब शब्द प्रयोग होता है तो वह स्वतंत्र नहीं होता, वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। जैसे कमल खिल रहा है, तो समझ में आ गया होगा आप सबको। अब हम लोग देखते हैं, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, इस आधार पर शब्दों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो इसमें 5 प्रकार से हम देखते हैं इसको। पहला, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? स्रोत और उत्पत्ति, इन दोनों का मतलब एक ही हुआ, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और दूसरा है रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के। और तीसरा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और पांचवा जो आता है वो है विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वह 5 प्रकार से होता है। स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर क्या है। देखिए, संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी मानी गई है, ये तो सभी को पता है। तो स्वाभाविक है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत से भी आए हुए हैं, तो कुछ शब्द संस्कृत के शब्दों से ही परिवर्तित हुए हैं। कुछ शब्द भारतीय, कुछ विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं जिन्हें हमारी हिंदी भाषा ने अपना लिया है। तो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले समस्त शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। अब ये जो शब्दों का वर्गीकरण है स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, इसमें भी इसको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से हैं? यहाँ नोट कर लीजिए, 5 प्रकार से। कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशी शब्द और चौथा है विदेशी या आगत शब्द। विदेशी मतलब विदेशों से आए हुए, और इसको हम आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशी आगत मतलब बाहर से आए हुए, विदेशी आगत शब्द। और 5वां हमारा पड़ जाएगा संकर शब्द।
चलिए अब इसको अलग अलग हम लोग समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उनके समान। किनके समान? संस्कृत के समान। जिन शब्दों का संस्कृत में ज्यों का त्यों, तत्सम का आप सीधा मतलब जानिए संस्कृत के शब्द, मतलब जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जो संस्कृत में होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे चंद्र, एक उदाहरण देखिए, चंद्र, ये द्र, इसमें पदेन र की मात्रा है चंद्र, तो ये तत्सम शब्द है। अगर इसको हम तद्भव में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा चांद। कैसे? देखिए, चंद्र, जितने भी कठिन वर्ड आते हैं जैसे छत्र, ज्ञ, स्र और मूर्धन्य स, तालव्य स, ये सभी हमारे किस में आएंगे? तत्सम शब्द में, संस्कृत के शब्द में। और जो तद्भव होता है वो हिंदी का होता है। जैसे जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास से साथ, भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव कहते हैं। कालांतर में अब परिवर्तित हो गया। जैसे जो शब्द हिंदी के हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं, जैसे चांद, दूध, खेत, पांच, सीख आदि। चांद, इस पर चंद्र बिंदु है, ये चंद्र हमारा तत्सम का है और इस पर चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द बनेंगे वो आपके तद्भव के अंतर्गत आएंगे। अब हो गया दूध, दूध क्या है? तद्भव है, हिंदी का है, ठीक है, क्योंकि अगर इसका हम तत्सम बनाएंगे तो हो जाएगा दुग्ध। क्या हो जाएगा? दुग्ध। और तद्भव है दूध। इस तरह से है खेत, खेत, खेत को जब हम लिखेंगे तो ख है, ये तद्भव है, और जब इसको हम तत्सम में लिखेंगे तो बन जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र मीन्स होता है खेत, ये वाला छ आ जाएगा संयुक्ताक्षर वाला, और त्र आ जाएगा, क्षेत्र का मतलब खेत। और सीख, सीख जो दंत स होता है, स, यहाँ पर देखिए ये जो तालव्य स है और ये मूर्धन्य स है, अगर इन दोनों का प्रयोग होता है तो ये तत्सम के अंतर्गत आते हैं, और अगर ये दंत स का प्रयोग होगा तो ये तद्भव के अंतर्गत आएंगे। तद्भव, ठीक है। जैसे आपको क्या बताया गया? तत्सम और तद्भव, इसको आप समझ गए। जैसे एक शब्द बताते हैं सीख, देखिए सीख, ये स जो है तद्भव है क्योंकि ये दंत स है, और ये ख भी तद्भव में ही आएगा, सीख। और इसको जब हम तत्सम में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा तालव्य स में बदल जाएगा, और ये ख जो है छ में बदल जाएगा, शिक्षा। सीख तद्भव और शिक्षा तत्सम हो जाएगा। समझ में आया? और अब चलिए हम लोग देखते हैं देसी शब्द क्या होते हैं। देसी शब्द जो हमारे बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं, उन्हें देसी शब्द कहते हैं। जैसे खटिया, जूता, पगड़ी, खिड़की, झुग्गी आदि। लोटा, लुटिया, खटिया, ये हम लोग जो अपने आसपास के क्षेत्रों में बोलते हैं, क्षेत्रीय क्षेत्र में, वे सभी क्या हैं? देसी शब्द हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ अन्य शब्दों के बारे में भी जानते हैं, जैसे छोरा, तमाचा, पेट, तख्ती, धोती, लुगाई। ठीक है, लुगाई किसको कहते हैं? लुग्गा, लुगाई साड़ी को। और मट्ठा, खप्पर, रोटी, कटोरा, डिबिया, ये सभी क्या है? देसी शब्द। अब हम लोग समझते हैं विदेशी शब्द क्या होते हैं। विदेशी, अभी हम लोगों ने तत्सम
तद्भव, देसी समझा। अब समझेंगे विदेशी और आगत क्या होते हैं। विदेशी का मतलब जो विदेश से आए हुए हैं शब्द, या आगत शब्द जो बाहर से आए हुए हैं, जिनको हमारी हिंदी भाषा ने अपना लिया है। जैसे भारत में समय समय पर पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी, मुगल, चीनी लोग आए। इनके संपर्क में आने से हमने अनेक विदेशी शब्दों को अपनाया। अब ये शब्द हमारी भाषा के भी अंग बन गए। तो ये मूल जो विदेशी मूल के शब्द हैं, यही विदेशी शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब जो बाहर से विदेशों से आए हुए लोग हैं, यहाँ पर आकर अपनी भाषा का प्रयोग करने लगे, तो उनकी भाषा को भी यहाँ पर अधिकतर लोग बोलने लगे। इस प्रकार से यह विदेशी भाषा हुआ। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इंजीनियर, कॉलेज, गैस, क्लर्क, टॉफी, स्कूल, ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और अरबी, इंसाफ, जैसे अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं उसमें वर्णों के नीचे नुक्ता लगा होता है और उसका उच्चारण हम बहुत ही कठिनाई से करते हैं। जैसे हिंदी में अक्षर आपके आते हैं क से य तक, तो उसमें तो कोई नुक्ता या बिंदी नीचे नहीं लगा होता है, लेकिन जो विदेशी ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ होती हैं, अरबी और फारसी की जो ध्वनियाँ होती हैं, उनके नीचे बिंदी लगा होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हिंदी के वर्ड हैं या अरबी फारसी के? तो पहचानेंगे, अगर किसी वर्ड के नीचे बिंदी नहीं लगी है तो हम ये समझेंगे कि ये हिंदी के शब्द हैं, और अगर बिंदी लगी है तो ये अरबी फारसी के शब्द हैं। और इसका उच्चारण भी कठिनाई से करेंगे। जैसे अगर हम लिख दें जग, ये जो पानी वाला जग होता है, तो इसमें कहीं नुक्ता या बिंदी है नहीं, तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे जग। और अगर इसी को हम लिख दें ज के नीचे बिंदी या नुक्ता लगा दिए, तब इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? तब जग नहीं बोलेंगे, नहीं तो अंतर क्या रह जाएगा? ये हिंदी वाला जग, ये बिंदी वाला जग, दोनों में अंतर क्या है? अंतर उच्चारण का होता है। जैसे हिंदी में बोले जग, और ये अरबी फारसी के जो आगत वर्ड हैं, विदेशी हैं जो, इनको हम कठिनाई से बोलेंगे जग, जग, जग। जीभ को दांतों से टच करके अंदर की तरफ मोड़ कर बोलेंगे जग। हवा जो है जीभ के दोनों साइड से आएगी, जग। ठीक है, तो ये अंतर होता है। और जो क से य तक हिंदी के वर्ड होते हैं उसमें तो बिंदी नहीं लगे होते हैं, लेकिन जो अरबी फारसी के वर्ड होते हैं उसमें सारे वर्णों में बिंदी नहीं लगती, केवल 5 ही वर्ड में बिंदी लगते हैं। कौन कौन से आप लोग नोट कर लीजिएगा? क, ख, ग, ज और फ। बस इन्हीं 5 में नुक्ता लगते हैं, इसके अलावा और कोई भी वर्ड में नुक्ता नहीं लगते। अब चलिए हम लोग देखते हैं संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द जो होते हैं, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो अलग अलग भाषाओं के 2 शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, जो कि 2 शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, वो भी अलग अलग भाषाओं के। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी अगर हम लिखते हैं तो ये संकर शब्द है, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे रेल प्लस गाड़ी, दोनों सार्थक हैं अलग करने पर, और दोनों संकर शब्द हैं, दोनों अलग अलग भाषा से आए हुए हैं। जैसे रेल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से दोनों अलग अलग भाषाओं से आए हैं और मिलकर बने हैं रेलगाड़ी, तो ये संकर शब्द हुए। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, मोटर गाड़ी, घड़ी साज, वर्षगांठ। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और शब्दों का वर्गीकरण में आज हम लोगों ने स्रोत उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद पढ़े, जिसमें तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, आगत, संकर, इसको पढ़ा। अब कल के वीडियो में हम लोग इसके आगे के शब्दों को पढ़ेंगे, जिसमें आपका
रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर शब्द आएंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सब इस वीडियो को अच्छे से देखिए और रिवीजन करते रहिएगा। बाकी घर में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अब आज की कक्षा बस इतनी ही। ठीक है, धन्यवाद।